चलिए अब हम लोग नए क्लास में आ जाते हैं। और आज का ये जो क्लास है हिस्ट्री का, मैं बिट्टू सर आप सभी बच्चों का हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं अपने क्लास में। और कह सके तो 1857 की क्रांति का ये अंतिम टॉपिक हम आज आपके बीच लेकर के आए हैं। 1857 की क्रांति में जो हम लोगों ने असफलता प्राप्त किया, क्योंकि 1857 की क्रांति को असफल माना गया, इसके क्या परिणाम हुए, ठीक है ना। तो अब हम लोग जरा परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर जब क्लास रखेंगे हिस्ट्री का, तो उसमें हम लोग बहुत सारी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन 1857 की क्रांति का ये अंतिम क्लास है, तो हम लोग जरा देख लेते हैं 1857 की क्रांति का परिणाम। 1857 की क्रांति का परिणाम देखिए, अब लगभग सब जगह क्रांति जो है असफल हो गई है, यानी कि दमन कर दिया गया है। अंग्रेजों ने हर जगहों पर क्रांतिकारियों को है ना कुचल दिया है। बहुत सैनिकों को विरोध करने की वजह से फांसी दी गई है, बहुतों को जो है जेल में डाल दिया गया है। बहुत सारे लोगों को जो है क्रांति में भाग लेने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो इतनी जबरदस्त क्रांति की एक शुरुआत हुई थी 1857 में, उसको अंग्रेजों ने दबा दिया है। और अब सन बदल गए हैं, 1858 का यह समय है। सभी जगह दमन कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा क्रांति का। और तब जो है यह बात ब्रिटेन पहुंचती है कि यहाँ पर क्रांतिकारियों का दमन कर दिया गया है, अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इस क्रांति के दमन के बाद, इस क्रांति की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में वहां के जो क्राउन है, माने ताज, क्राउन मीन्स क्या होता है, ताज, यानी कि जो भी महारानी कहिए, राजा कहिए, जो भी है, अब धीरे धीरे जो है डिसीजन को, कुछ बातों को भारत के लिए लाते हैं, भारत की जनता के लिए। अब सोचते हैं कि क्रांति न हो, भारत में कुछ ऐसा काम किया जाए। जब सब जगह दमन हो गया तो इसके बाद एक अधिनियम आया। क्या आया? अधिनियम। जो अधिनियम हमारे भारत में आया उसको हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। और ये कब आया था? 1858 में। इसलिए याद रखिएगा कि इसका जो अधिनियम आया, भारत पर अब शासन कैसे करना है, उसके लिए जो नियम आया है, अधिनियम आया है, वह आया है 1858 में, जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। कोई भी व्यक्ति पूछे या कहीं सवाल आए तो भारत शासन अधिनियम पहली बार कब आया? तो 1858 में आया। कब आया? 1858 में। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए बहुत सारे घोषणा किए। और उन लोगों ने, अब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत पर शासन करना है तो क्रांति को दबाना पड़ेगा, और क्रांति को दबाने के लिए भारतीयों को खुश करना पड़ेगा। उसके लिए यह अधिनियम लाया गया है, समझे कि नहीं, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। ये क्वेश्चन आता है कि यह अधिनियम कितने तारीख को आया, तो तब बताइएगा 1 नवंबर 1858 को। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम पहली बार कब आया? 1 नवंबर 1858 को। क्लियर हो गए? और यह भारत की जनता का, हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह मैग्ना कार्टा था। इसको उपाधि मिली मैग्ना कार्टा, यानी कि अब भारत में जो अंग्रेजों का शासन होगा, है ना, उसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं।
और अब आप लोगों को अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज आप पर शासन है ना चलाएंगे, नियम कानून करेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ हमने घोषणा लाया है। आप भारतीय मिजाज आप लोगों का खुश हो जाएगा है ना इस घोषणा को पढ़ने के बाद। इसलिए जो है आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए है ना, अंग्रेजों से आप लोगों को परेशानी नहीं होगा मेरे भारतीयों, है ना। यहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, सब कुछ होगा। ऐसी घोषणा है ना हम लोग लेकर के आए हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में। यह घोषणा आपके लिए महारानी विक्टोरिया ने किया है। किसने किया है? महारानी विक्टोरिया ने किया है। तो इसीलिए इसको हम लोग विक्टोरिया का भी घोषणा पत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विक्टोरिया घोषणा पत्र। विक्टोरिया घोषणा पत्र। इस भारत शासन अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? विक्टोरिया का घोषणा पत्र लिख दीजिए ना, विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं। और यह भारत की जनता का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। यही इसकी संज्ञा मिली थी, मैग्ना कार्टा की संज्ञा मिली थी। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, यह भारत की जनता का, यह भारत की जनता का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा है, यह संज्ञा मिली। समझ में आ गया कि नहीं? महाअधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब महाअधिकार पत्र। आपको महाअधिकार मिला है। विक्टोरिया महारानी ने पूरे भारतीयों को खुश कर दिया गया है। ये मामूली नहीं है। घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया ने भेजा है। अब आप लोग शांति से है ना भारत में खूब बढ़िया से रहना है आपको। देखिए हम लोग क्या लाए हैं, समझे कि नहीं? तो अब याद रखिए, यह भारत की जनता का क्या है? मैग्ना कार्टा। माने मैग्ना कार्टा किसको बोलेंगे? महाअधिकार पत्र, है ना। क्या? महाअधिकार पत्र। देखिए कितना ठग रहा है ये सब अंग्रेजों में। महाअधिकार पत्र सब ठग रहा है हम लोग को, ये सब है ना। महाअधिकार पत्र है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है, इसी के अंतर्गत, इसी घोषणा पत्र के अंतर्गत, इसी मैग्ना कार्टा के अंतर्गत आपको ये बात मैंने बार बार इस बात को कहा था कि 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ था। 1 नवंबर 1858 को जब यह भारत का शासन अधिनियम कानून आया, भारत में शासन कैसे अंग्रेजों का होगा, समझे कि नहीं? ये हर एक 10 वर्ष पर यह नियम कानून आता था। तो पहला जो कानून बना था वह 1 नवंबर 1858 को ये बना। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल है, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। सोचिए ना कि ब्रिटिश के संसद ने लॉर्ड कैनिंग को कितना इनाम दिया होगा कि एक भारत का गवर्नर जनरल जो पूरे क्रांति को दबा दिया है कि नहीं, नाम इसका होगा कि नहीं होगा? तो भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग है। इसने मिंटो पार्क, मिंटो पार्क कहां? इलाहाबाद। मिंटो पार्क कहां? इलाहाबाद में ये जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ा। घोषणा पत्र को क्या किया? पढ़ा। घोषणा पत्र को पढ़ा और इसने बताया कि यह घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा जो है यह मामूली नहीं है। महारानी विक्टोरिया ने आप तमाम भारतीयों के लिए भेजा है, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? संतुष्ट करने के लिए, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, है ना।
यह किया गया है, प्रयास किया गया है किनके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। घोषणा को पढ़ा और बताया गया कि यह मैग्ना कार्टा भारतीयों को संतुष्ट करने का, भय मुक्त रहने का, है ना, भय मुक्त रहने का एक प्रयास है। अब ऐसी क्रांति नहीं होगी। आप क्रांति क्यों किए? जो चीज आपको जरूरत है सब उपलब्ध हम लोग करेंगे, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस 1857 की क्रांति के बहुत सारे परिणामों में बहुत सारे प्रावधान थे इस भारत शासन अधिनियम में। जब हम लोग 1857 की क्रांति के परिणाम पढ़ रहे हैं तो यह जो क्रांति के परिणाम में हुआ यूं कि जब दमन हो गया, जब सारे क्रांतिकारी का दमन कर दिया गया, तो महारानी विक्टोरिया ने भारत में अब शासन कैसे होगा इसके लिए कई प्रावधान लाए। कुछ प्रावधान जो लिखित तरीके से था, जिसको महाधिकार पत्र कह सकते हैं, इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। बात समझ आ रही है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। भारतीय अब लड़ाई झगड़ा न करे, क्रांति न करे, भारतीय संतुष्ट रहे, है ना, इस बात पर इसमें बहुत ज्यादा बताया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मुख्य तात्कालिक प्रावधान जो आया, यह मुख्य तात्कालिक प्रावधान क्या क्या चीज था, कौन कौन सी बातें इसमें थी, जरा समझिएगा। तो सबसे पहले एक हम तरीका बदलते हैं, क्या है प्रावधान जो आया उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, तो हम लोग देख लेंगे। मुख्य तात्कालिक प्रावधान, मुख्य तात्कालिक प्रावधान। और देखिए, समझिए बात को, सबसे पहले समझिएगा, इसमें कंपनी के लिए एक प्रावधान आया। इसमें सबसे पहले किसके लिए प्रावधान आया? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए क्या प्रावधान आया? कंपनी के लिए प्रावधान आया कि अब जो पहले से कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, अब कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। आ गया समझ में? अब 1858 यानी कि 1 नवंबर 1858 से यह घोषणा की जाती है कि भारत में जो कंपनी का शासन है वह कंपनी अब शासन नहीं करेगी। यानी कि कंपनी के लिए आ गया कि कंपनी का शासन यहां से क्या हो जाता है? समाप्त। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपनी जो थी, कंपनी का शासन क्या हो गया? यहां से समाप्त। कंपनी का शासन समाप्त। अब हमारे ऊपर कंपनी का शासन नहीं रहेगा। अब सीधा सीधी तौर पर यहां पर ब्रिटेन का शासन चलेगा। जो कंपनी, ब्रिटेन की एक कंपनी जो आप पर शासन कर रही थी, अब वह शासन नहीं करेगी। अब यहां पर सीधे किसका शासन होगा? तो भैया भारत का शासन होगा, है ना। भारत का शासन कौन करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगा, यानी कि ब्रिटिश ताज के पास होगा। ब्रिटिश ताज, अगर वह राजा है तो राजा उसका संचालन करेंगे, महारानी है तो महारानी इसका संचालन करेंगे। और भारत में शासन कैसे होगा जरा देखिए ध्यान से। पहले है कंपनी आई थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो कंपनी आप पढ़ रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से अब आपके यहाँ नहीं रहेगी। अब जो है कंपनी का शासन यहां से समाप्त किया जाता है। क्लियर हो गया? इस क्रांति के बाद कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। भारत में जो शासन है, अब देखिए, भारत में जो शासन अब होगा
वह कंपनी का जब समाप्त हो गया है तो किसके हाथ में रहेगा? तो यह रहेगा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश ताजपोश के पास। यह निर्णय कहां लिया जा रहा है? यह निर्णय लिया जा रहा है ब्रिटेन में। यह निर्णय कहां लिया जा रहा है? ब्रिटेन में। पहला बात समझ में आ गई सबको? अब जरा दूसरी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? अब बोला कि गवर्नर जनरल का पद नहीं रहेगा। आज से गवर्नर जनरल का पद खत्म। माने भारत में जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान समझिएगा क्या क्या बात हुई है, देखिए ध्यान से। भारत का जो गवर्नर जनरल की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो अब गवर्नर जनरल का पद खत्म, गवर्नर जनरल का पद खत्म, गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया? समाप्त। अब नया तरीका से गवर्नर जनरल का पद किसने बनाया था? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बोला कि नहीं, जब हमारा वहां पर अनुशासन चलेगा, जब हम वहां पर शासन करेंगे तो गवर्नर जनरल नाम का कोई पद नहीं रहेगा। अब जो पद होगा उसका नाम होगा वायसराय। क्या नाम होगा? वायसराय। समझ में आ गया बात? अब जो पद बनेगा उसका नाम क्या होगा? वायसराय। अब आप भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बोलिए, अब वायसराय का पद बोलना है, वायसराय का पद होगा। लेकिन अब देखिए, हाँ अब देखिए, जब उसने क्या किया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया, अब उसी पदवा को नाम क्या बदल दिया गया? वायसराय। शक्तियां कम की गई? नहीं। शक्तियां बढ़ाई गई? नहीं, शक्तियां समान है। चाहे भारतीय गवर्नर जनरल बनकर के रहिए या उसी को वायसराय कहिए, शक्तियां समान है। शक्तियां क्या है? समान है। जो शक्ति लॉर्ड कैनिंग के पास थी वो आज भी है। शक्तियां क्या है? समान है। डिसीजन लेने की क्षमता जो पहले था लॉर्ड कैनिंग के पास वो आज भी रहेगा। शक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपसे एक क्वेश्चन यहां पर आता है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा जरा ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। आ गया समझ में? तो इस हिसाब से अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। यह भारत सरकार जो भारत की जनता का मैग्ना कार्टा आया है उसमें घोषणा हो रही है, घोषणा हो गई है कि अब जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा। कंपनी यहाँ शासन नहीं करने आ रही है ना। अब सीधा सीधी तौर पर कंपनी जो है शासन को हटा करके अब डायरेक्ट ब्रिटेन यहाँ पे शासन करेगा 1858 से। समझे कि नहीं? तो जब अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है तो आप हमको बताइए कि जब लॉर्ड कैनिंग को हटाया ही नहीं गया है तो प्रथम वायसराय भी तो यही हो गया ना। प्रथम वायसराय हो गया ना। तो अगर यहाँ लिखा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय, वायसराय कौन, तो क्या लिखिएगा? लॉर्ड कैनिंग। कोई दिक्कत है? तो अगर यह क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गड़बड़ नहीं ना कीजिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहिए या भारत का प्रथम वायसराय कहिए, दोनों का कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर? क्लियर हो गया? कंपनी जब हट गया तो भैया अब तो यहाँ पे अकेले भारतीय गवर्नर जनरल का या भारतीय, अब कहिए वायसराय, भारतीय वायसराय क्या पूरे भारत को चला सकता था? नहीं। तब इसके लिए क्या किया गया? तब इसके लिए क्या किया गया? बोला गया इस घोषणा पत्र में, मैग्ना कार्टा में, कि अब भारत में एक और पद बनेगा। भारत में शासन चलाने के लिए एक और पद हमको सृजित करना पड़ेगा।
और उस पद का नाम उसने रखा भारत सचिव। क्या नाम रखा? भारत सचिव। भारत सचिव। अब देखिए इस बात को समझिए, भारत सचिव, समझे कि नहीं? और भारत का सचिव कौन बनेगा? भारत का सचिव कौन बनेगा? तो याद रखिए, यह ब्रिटिश संसद के, बात समझिएगा, भारत सचिव कोई भारतीय आदमी नहीं बन रहा है, वह कोई ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। फिर समझिए, यह कौन होगा? तो यह ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य बनेगा। भारत सचिव के पद पर कौन रहेगा? तो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज का ही कोई व्यक्ति रहेगा। कौन रहेगा? तो जो ब्रिटिश के संसद में वर्तमान में मंत्री है। क्या है वो? मंत्री है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का वो सदस्य होना चाहिए। मंत्री रहने रहे उससे मतलब नहीं, मंत्रिमंडल का वो सदस्य होना चाहिए। यानी कि भारत का सचिव उसको बनाया गया, किसको? तो यह ब्रिटिश है ना, यह ब्रिटिश संसद के मंत्री मंडल का कोई सदस्य, कोई सदस्य। आ गया? समझ में आ रहा है बात? कोई सदस्य रहेगा। और साथ ही जो पहले डिसीजन लेता था कंपनी का सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, निदेशक, या उसमें एक और लेता था बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, यानी कि जो नियंत्रण करता था। तो सीओडी है ना और बीओसी दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां पर बीओडी समाप्त और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीओडी ना होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ना होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक मिनट ध्यान समझिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद मैंने जो है कंपनी में जो होता था डायरेक्टर का पद, उसको समाप्त कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस पद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब इन लोग कोई काम के नहीं रह गए, इनका कोई वर्क नहीं है। तो भारत का सचिव कौन बनेगा? यह ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य है ना। भारत को शासन चलाने के लिए उसको चुना जाएगा, जिसको भारत सचिव के नाम से बोला जाएगा। किसके नाम से बोला जाएगा? भारत सचिव के नाम से मैंने बोला जाएगा। और इसके पास काफी ज्यादा पावर है। इसके पास इतना पावर है कि पूरे भारत का शासन कार्य यही देखेगा। पूरे भारत का शासन कार्य, पूरे भारत का शासन कार्य इसे ही देखना है, इसे ही देखना है। क्लियर हो गए? पूरे भारत का शासन कार्य अब किसको देखना है? भारत सचिव को। बोला कि बहुत बड़ा काम है ये, तो अलग से भारत सचिव की सहायता के लिए अलग से परिषद का गठन किया गया है। समझिए बात के, ध्यान से समझिएगा। भारत सचिव के पद पर जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए, है कि नहीं, सहायता के लिए अलग से, सहायता के लिए अलग से परिषद बनाई गई। अलग से क्या बनाई गई? परिषद बनाई गई। आ रहा है समझ में? अलग से क्या बनाई गई? परिषद। और याद रखिएगा, इस परिषद में 15 सदस्य होंगे। इस परिषद में कितना सदस्य होंगे? 15। इसमें कितने सदस्य होंगे? 15। इनमें कुल कितने सदस्य होंगे? इनमें कुल 15 सदस्य होंगे, जो किसकी मदद करेंगे? भारत सचिव की। इनमें कुल 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें कुल 15 सदस्य होंगे। बात समझ में आ रही है? और क्या होगा सो समझिए, ध्यान से समझते चलिए। इनमें कुल 15 सदस्य होंगे। 8 को जो सदस्य होगा, 8 सदस्य, यह जो 8 सदस्य हैं
यह सदस्य जो होगा यह ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होगा। ब्रिटिश क्राउन का मतलब कि जो ब्रिटेन का महारानी होगी या ब्रिटेन का कोई राजा होगा वह मनोनीत करके 8 सदस्य देगा कि ये लोग होंगे, ठीक है ना। तो 8 सदस्य कौन होंगे? ब्रिटिश क्राउन के मनोनीत सदस्य। कितना बड़ा पावर है ब्रिटिश क्राउन के मनोनीत सदस्य। अब बताइए 7 सदस्य कौन होगा? तो अब हमको बताइए, देखिए एकाएक कंपनी को हटाया गया है। अब भारत से कंपनी को यहां से हटा दिया जा रहा है। कंपनी, ब्रिटिश संसद को लगा कि आज अगर यह कंपनी नहीं होती तो शायद भारत हमको नहीं मिलता। हाथ हटाइए ना, हाथ हटाइए ना। अगर आज ब्रिटिश कंपनी नहीं होती तो शायद यह भारत पर राज्य करने का मौका हमको नहीं मिलता। आज हम भारत पर शासन कर रहे हैं तो यह देन कंपनी का है, समझे कि नहीं? ठीक है, इसके हम सीओडी और बीओसी को भंग कर दिए, लेकिन 7 को जो सदस्य होगा वह कंपनी के पूर्व डायरेक्टर होंगे। कौन होंगे? कंपनी के पूर्व डायरेक्टर। जो कंपनी में थे, कंपनी के जो डायरेक्टर थे वही सब 7 आदमी होगा। एकाएक हम पूरी कंपनी के लोगों को हटा नहीं देंगे, उसमें से 7 लोगों को रखेंगे। जो 15 सदस्य बनने जा रहे हैं, 8 मेरा आदमी होगा और 7 कंपनी का आदमी होगा। बात समझ में आ गई ना? तो 7 सदस्य किसके होंगे? तो 7 को जो सदस्य होगा वह कंपनी के पूर्व डायरेक्टर होंगे। कंपनी के पूर्व डायरेक्टर। क्लियर हो रहे हैं आप लोग सबको? यह सब भारत पर शासन करने के अब नियम बनाए जा रहे हैं कि भारत में ब्रिटिशों का शासन होगा, अब यहां पर कंपनी शासन नहीं करेगी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ही आ जाएगा। अब स्थिति समझ लीजिए, लेकिन एक शर्त है, वह शर्त 15 को मानना पड़ेगा। शर्त क्या है? कि जो भी सदस्य बनेंगे इसके, वह कौन व्यक्ति बनेगा? तो वह व्यक्ति बनेगा जो 10 वर्ष भारत में कार्य करने का जिसका अनुभव होगा। यह सदस्य किसको बनाया जाएगा? तो एक शर्त रखा गया। क्या शर्त रखा गया? वह वैसे लोग जो भारत में 10 वर्ष तक, है ना, भारत में 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, वैसे लोगों को रखा जाएगा। किसमें? है ना, इस सदस्य के रूप में, 15 सदस्य के रूप में जो भारत सचिव की मदद करेगा। क्लियर हो गया ना? और ऐसा नहीं है कि हम 10 वर्ष तक भारत में रहे, काम किए, अब 25 साल से हम ब्रिटेन में रह रहे हैं, अब फिर अब उनका चुनाव हो जाएगा। नहीं, वह 10 वर्ष का तो अनुभव होना ही चाहिए, लेकिन कौन लोग जो 10 वर्ष के अंदर तक वहां काम किए हो। मैंने कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष तो यहां काम करना ही, जो काम किए होंगे व्यक्ति होंगे वो, लेकिन अगर उनका भारत छोड़े हुए कितना समय होना चाहिए? 10 वर्ष से कम समय होना चाहिए। कैसे लोग? 10 वर्ष से कम भारत छोड़े हुए हो, भारत छोड़े हुए हो। मान के चलिए, सपोज दैट, खड़ा हो जाइए आप, जैसे ये है, ये भारत में 10 वर्ष तक काम किए, लेकिन अब आ गई है कहां? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कितना दिन से रह रही है? 15 साल से। तो इस व्यक्ति का चयन नहीं होगा, समझे कि नहीं? अब मान के बैठ जाइए, आप हैं, आप 10 वर्ष तक मैंने अनुभव लेकर के आए, लेकिन अभी आपको भारत छोड़े हुए 8 वर्ष हुआ है, तो आपका चयन हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब आ गया समझ में सबको? तो ये शर्त के अनुसार इन लोगों की बहाली किया गया। कोई दिक्कत? और क्या हो गया? और इसमें अधिनियम में क्या हुए, जरा ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम में और क्या हुआ
तो समझिए 3 तक उसमें पढ़ा दिए थे। इसमें क्या क्या प्रावधान आया? तो पहला प्रावधान आया कि कंपनी को हटा दिया गया। दूसरा प्रावधान आया कि भारत का जो है से गवर्नर जनरल को हटा करके पद वायसराय बनाया गया। तीसरा आया कि आपको भारत में अच्छा शासन चलाने के लिए भारत सचिव का पद निर्गत किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? अब जो है एक और प्रावधान आया, सेना का पुनर्गठन। क्या आया? सेना का पुनर्गठन। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, सेना का पुनर्गठन। अब हमको बताइए जरा सा, इसके पहले जब यह कानून आया था, इससे पहले भारतीय सेना और अंग्रेजों की सेना का अनुपात क्या था? जोर से बोलिए। यानी कि 5 भारतीय सेना होते थे और 1 अंग्रेजी सेना होती थी, यही ना होता था? भारतीय सेना अनुपात अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था, यह 2:1 हो गया। यह पहले कितना था? 5:1। अब इस नियम के अनुसार, नया प्रावधान के अनुसार अब कितना हो गया? 2:1। 2 भारतीय 1 अंग्रेज। तो अगर 4 भारतीय हो गए तो कितना अंग्रेज रहेगा उसमें? 2 अंग्रेज। बहुत घटा दिया, यानी कि अंग्रेजी सेना का विस्तार ज्यादा हो गया। भारतीय सेना हटा दिए गए, माने उनका औसत हटाए नहीं गए, माने औसत इसके अनुसार रखा गया। इसका मतलब हो गया कि अंग्रेजी सेना बढ़ा दी गई। समझे कि नहीं? और अंग्रेजी सेना जब बढ़ेगी तो निश्चित है कि भारतीय सेना कुछ कमेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज हो गया। अब पहले था 5:1, अब हो गया, अब नया प्रावधान के अनुसार हो गया 2:1। और इनके लिए रेजिमेंट बनाए गए। देखिए अहिजे से फुट डालो कि शासन करता है भाई अंग्रेज लोग, देखिए कैसे से। अब ये जो सेना होंगे इनका रेजिमेंट अलग अलग होगा। रेजिमेंट का मतलब जाति के आधार पर, धार्मिक के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट होंगे। जैसे आज ही देखिएगा हमारी सेना में राजपूत बटालियन अलग बटालियन होता है, पंजाब सिख बटालियन अलग बटालियन होता है कि नहीं? तो इस तरह से उस समय भी सेनाओं को क्या किया गया? क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर रेजिमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? रेजिमेंट बनाया गया। सब सेना को तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? सारी सेनाओं को तोड़ दिया गया। और पहली बार अंग्रेजों ने यहां पे दिमाग लगा दिया फूट डालने की। क्या भाई? तो ये इस्लामिक सेना है, अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये जाति में बांट दिया सेनाओं को। किसमें बांट दिया गया? जाति में। समझे कि नहीं? तो ये जाति सेना रहेगा। ये आज भी है। आज भी आप जब सेना में भर्ती होंगे तो वहां भी रेजिमेंट चलता है, सिख रेजिमेंट। समझे कि नहीं? राजपूत बटालियन, वही ना कारगिल पर ये किया हुआ था। तो उसी प्रकार से इस समय भी इन लोगों का ही देन है जो सेनाओं को क्षेत्रीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर क्या कर दिया गया? बांट दिया। सेनाओं को क्या कर दिया गया? बांट दिया। जाटों का बटालियन, समझे कि नहीं? सब अलग अलग सेनाएं यहाँ पर भर्ती मैंने इनको किया गया। और यही नहीं, आपको याद होगा कि सबसे उसमें हम बताए थे कि अवध क्षेत्र के सेना ज्यादा थे। भारतीयों का जो सेना था उसमें भी अवध के क्षेत्र के लोग ज्यादा सेना में भर्ती थे कि नहीं भर्ती थे? लेकिन अबरी कहा कि नहीं, एक जगह के कोई खास एक जगह के सेना ज्यादा नहीं रहेंगे। एक तो 2:1 हो गया, इनको बांटा भी गया और सभी क्षेत्रों से भर्ती की जाएगी। सेना की भर्ती कैसे होगी? सभी क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से सेना की भर्ती की जाएगी। आ गया समझ में? अब
भर्ती की जाएगी, किसी खास जगह से कोई ज्यादा नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? यह भी प्रावधान लाया गया, यह भी प्रावधान लाया गया। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? और क्या प्रावधान आए सो देखिए। और प्रावधान आए, इसमें कहा गया कि कंपनी ने संधियां बहुत की थी, याद हो गया, बहुत सारी संधियां हुई थी हमारे राजाओं के साथ, देसी राजाओं के साथ। तो कंपनी ने सोचा, ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अब तो कंपनी है नहीं, अब कंपनी तो यहां है नहीं, तो अब तो भाई राजा तो चिंता में होंगे कि हम लोगों के साथ जो कंपनी का संधि था वो संधि तो अब खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक प्रावधान ये लाया गया कि कंपनी, ध्यान समझिएगा, कंपनी और देसी राज्यों या राजाओं, समझिएगा ध्यान से, देसी क्या खुद ही का थोड़ा क्या, देसी राज्यों या राजाओं के साथ जो संधि हुई है, जो की गई संधि है, की गई संधि है, वह संधि मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा, मान्य होगा। समझे कि नहीं? यह संधि चलते रहेगा, लेकिन इसमें भी हम आपको छूट देते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की एक नीति आई थी, गोद निषेध नीति। नहीं नहीं नहीं, आप गोद लीजिए, राजा बनाइए, है कि नहीं? और ब्रिटिश सांसद ने क्या कहा, ब्रिटिश शासन ने क्या कहा कि आप गोद ले सकते हैं। मैंने जो लॉर्ड डलहौजी ने जो नियम निकाला था, है ना, हड़प नीति, भैया अब हड़पे उड़पेंगे नहीं किसी को, है कि नहीं? गोद निषेध नीति जो लाया था, है ना, वो सब अब समाप्त करते हैं। आप लोगों का अगर अपनी संतान नहीं है तो आप किसी को गोद ले सकते हैं और आप अपने जगह उसको राजा घोषित कर सकते हैं, हम आपको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राजा तो खुश हो गया होगा ना ढेर, उसी की वजह से तो ढेर लड़ाइयां हुई है कि नहीं? तो इस प्रावधान में एक बात और क्या किया गया कि गोद निषेध कानून जो था उसको क्या हो गया, कानून को समाप्त किया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो कानून निकाला था, दिक्कत हो रहा तो बाहर चले जाइएगा, ठीक है ना, डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। हम इधर आ रहे हैं तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, हट जाइएगा, सीधे हट जाइएगा, क्योंकि ये आपका बहुत जबरदस्त क्लास चल रहा है। यह कोई ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत भर में जो है आप डिस्टर्ब इधर से उधर हो जाइएगा तो आपके दिमाग में पूरा बात आ जाएगा। यही पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपया देना पड़ेगा, तो ये हो सकता है कितना बढ़िया से आपको समझाया नहीं जाए। इसलिए ध्यान से समझिए, और इसको लिखने के लिए आता है, बढ़िया बढ़िया एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई है, उस क्रांति का क्या परिणाम हुआ। तो जब जानिएगा तब नहीं इतनी बात लिखिएगा, जानिए नहीं रहे तो क्या लिख पाइएगा। इसलिए एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। इतना समय तो आप हमको ले लिए बिना मतलब का। गोद निषेध कानून को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नियम पारित किए गए थे उस नियम पर रोक लगा दी गई और बोला गया कि इस तरह की बात अब हम नहीं करेंगे। साथ ही अब साम्राज्य का विस्तार हम नहीं करेंगे। अब साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। जितना भी हमारे पास राज्य है पहले से वही राज्य रहेगा। अब हम नया लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि अब नया लड़ करके राज्य प्राप्त हमको नहीं करेंगे। जितना राज्य है अंग्रेजों के अधीन उतना ही राज्य पर हम जो है से अपना शासन करेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि अब साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। समझे कि नहीं? साथ ही अब इस बात को समझिए, देसी राज्यों के साथ याद रखिएगा, आखिर क्रांति तो कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह से हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो हमारी कंपनी की व्यवस्था ने आपको नाराज किया। तो अब तो कंपनी नहीं है। देखिए मिला रहा है कैसे सब,
है ना, लड़ना अंग्रेज भी अब नहीं चाह रहा है, समझे कि नहीं समझे। अब वह सिर्फ शासन करना चाह रहा है, भारत से धन कमाना चाह रहा है ना, ब्रिटेन को ताकतवर बनाना चाह रहा है पैसा के मामले में, आर्थिक में, बस उसकी रणनीति यही है अब। इसीलिए उसने एक और प्रावधान क्या लाया, उसने कहा कि देशी राज्यों के साथ, राजाओं के साथ, जो इस देश के हैं, देशी राज्यों या राजाओं के साथ, है ना, देशी राज्यों या राजाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार, है ना, सम्मानजनक व्यवहार, एक मिनट क्या लिख देते हैं यार, सम्मानजनक व्यवहार, है ना, सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, प्रतिष्ठा उनको दिया जाएगा। जो हो गया हो गया, अब किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत हम लोगों पे अपने आपस में नहीं है। क्लियर हो गया? निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए तो अच्छी बातें लग रही थी, कुछ देर के लिए अच्छी बातें हो रही थी भी। अंग्रेज की यह घोषणा पत्र, यह मैग्ना कार्टा वास्तव में हमारे लिए, भारतीयों के लिए एक अच्छा सा संदेशा था महारानी विक्टोरिया का, जो आप लोगों ने पढ़ा कि वह मैग्ना कार्टा में क्या क्या चीज बातें थी, है ना, जिसको मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब वह भारत का नया वायसराय बन चुका है। क्लियर हो गए? लेकिन क्या इसके कुछ दूरगामी भी परिणाम हुए हैं? ये तो तत्कालिक परिणाम था कि भैया लड़ाई हुआ, उसके बाद तुरंत जो है से ब्रिटिश शासन चेंज हुआ। दूरगामी का मतलब कि इसका भविष्य क्या हो सकता है, वे और क्या बात कर सकते हैं, जो बातें उन्होंने नहीं लिखी हैं, जो बातें लिखी तो पढ़ दिया गया है, क्या वैसी भी कुछ बातें होंगी जो नहीं लिखा गया हो? तो एकदम होगा। कैसे होगा? अब जरा देखिए, अंग्रेज इतने थोड़ी थे माने बेवकूफ, वो भारतीयों को बेवकूफ समझते थे, लेकिन अब उसने सोचा कि अब सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इनके अंदर में धार्मिक, जातीयता, क्षेत्रीयता की लड़ाई लगवानी पड़ेगी, तब जाकर के इन लोग कमजोर होगा। तो जो बातें लिखी गई वो तो पढ़ा गया, लेकिन जो बातें उसको करनी थी वास्तविक तौर पर, उसको लिखा तो ही जाएगा कि हम आपको जो है से एकदम आपने में लड़वाएंगे, ये बात लिख देगा कि करेगा? वो करेगा ना जी, कि लिख देगा कि देखिए आप लोगों को हम भविष्य में ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके लड़वा देंगे। लिखने का चीज नहीं ना है। तो देखिए ध्यान से, इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी हुए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दूरगामी परिणाम क्या हुआ इस क्रांति का, इसको समझिए। दूरगामी परिणाम किसको कहेंगे? जो घोषित नहीं किया गया हो, जो बोल करके, लिख करके घोषणा जिसकी न हो, ये सिर्फ अंग्रेज जानते हो या उनके प्राधिकारी जानते हो। वैसे चीज को हम लोग दूरगामी परिणाम कहे तो कोई दिक्कत है? और उसमें सबसे बड़ा कारण था धार्मिक और सामाजिक। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था? धार्मिक और सामाजिक परिणाम। धार्मिक और सामाजिक परिणाम, ध्यान समझिएगा। इनका मकसद था बांटो और राज करो। ये जब तक एक रहेंगे तब तक ये कानाफूसी करते रहेंगे और हमारे खिलाफ एकजुटता दिखाते रहेंगे। तो क्यों ना इनको एकदम छोटे छोटे चीजों में बांटो, धर्म के आधार पर इनको लड़वाओ। मुसलमान को क्या चीज का दिक्कत है? तो ये सुअर से घृणा करते हैं। हिंदू लोग गाय से इनको बहुत ये होता है ना, मां मानते हैं इन लोग। इनको बांटो, धर्म से खेलो इनके साथ, इनके धर्म को परिवर्तित करो और इनको पहले टुकड़ियों में बांटो।
समाज में जो जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है उनको हम लोग सम्मान दो। बात समझिएगा, यहां पे क्या हुआ ऐसे धार्मिक और सामाजिक कारण कोई छोटा सा कारण नहीं था। राजा रजवाड़ा जो भी है ऊंची जाति के लोग, उनको बहुत ज्यादा सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को सम्मान दो जो इस राजा के खिलाफ व्यक्ति है। समझे कि नहीं? अब देखिए, कुछ मुसलमान को सम्मानित किया अंग्रेजों ने, कुछ कमजोर तत्व के लोगों को सम्मानित किया, उनके बच्चों को नौकरियां ज्यादा देने लगा, उनके कुछ पेंशन ज्यादा, माने उनको जो है से क्या बोल सकते हैं, उनका भत्ता ज्यादा मिलने लगा, उनको छुट्टियां दे करके है ना ये ज्यादा प्रोत्साहित करने लगा, बहादुर का कुछ ना कुछ इनाम देने लगा कि आप बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, इस तरह से उनको कुछ इनाम दिया गया। और वैसे लोग जो अंग्रेजों के आज भी खिलाफ थे, उनके विरुद्ध जितने भी व्यक्ति थे, उस सबको इसने क्या किया, सम्मानित करने का काम शुरू किया। सबको बहादुरी का, किसी को शील्ड दे, किसी को माने पैसे की कमी है तो उनके यहाँ नौकरी दे करके उसका पैसा को भरपाई करे, है कि नहीं? और अंग्रेजों ने अपने तिक्रम से लोगों को बांटना क्या किया, शुरू किया। और इसी का परिणाम है कि भारत की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन गए। कहीं ना कहीं यह किसका देन था? अंग्रेजों का देन था। इसी ने काफी हिंदू मुसलमान यहां किया, जिसकी वजह से हमारा समाज बटा, हिंदू मुसलमान होने लगे, और अंततः स्थिति यह पैदा हो गई कि आजादी के बाद कोई भी बीज बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा, कोई भी बीज क्या होता है, बहुत छोटा, लेकिन जब वह पेड़ की आकृति ले लेता है तो बहुत विशाल हो जाता है। बातें आज से ही शुरू हुई है, फूट डालो और शासन करो। हिंदू मुसलमान की नीति आज से ही शुरू हुई है। पहले हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ाई लड़ रहे थे। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? तभी वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, सारा लोगों ने बेगम हजरत महल की वहां पे मदद किया है। बख्त खां और बहादुर शाह जफर को भी मदद किया गया है सैनिकों के द्वारा। नहीं था, लेकिन अब अंग्रेजों ने नीति बना लिया कि नहीं, बांटो, एक रहेगा तो मेरा बेनिफिट नहीं होगा। और एक करने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, जिनको सामाजिक सम्मान नहीं था, उनको ये सम्मान देना शुरू किए। और ये लोग धीरे धीरे अंग्रेजों का होने लगे, और उनको ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज हम पर जो है से नियम कानून ज्यादा नहीं थोपेंगे, है ना, हमको क्रश नहीं करेंगे। और यही कारण था कि इसका जो बीज जब रोपा गया 1858 में, 59 में, यह बीज बढ़ते बढ़ते इतना भयंकर हो गया था कि 1947 में भारत की आजादी तो हुई, लेकिन देश एक नहीं रहा, देश का भी बंटवारा हो गया। क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है दूरगामी परिणाम उनका क्या था से, क्या सोच थी से? ये अपने मन से बताने वाली बात है कि ये भी एक परिणाम इनका था। दूसरा, आर्थिक कारण पर इन्होंने बहुत बल दिया। देखिए, आर्थिक कारण को समझ लीजिए। कंपनी चली गई है, कंपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई। कहा कि यहां पे भारत में जूट होता है, कपास होता है, चाय होता है, कॉफी मने होता है कि नहीं होता है? तो जूट, कपास, कॉफी सब जितना भी है, चाय वगैरह, ये सब कच्चे माल यहाँ पे सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर उतना भव्य तरीके से अब उद्योग धंधे नहीं है। यहां से कच्चे मालों को जहाज के माध्यम से कहां ले जाया गया, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में बहुत ज्यादा उद्योग धंधे हैं। इन कच्चे मालों को वहां पर, है ना, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के घर में यूज होने वाले सारे चीजों का, है ना, उद्योग वो ब्रिटेन लगाए हुए था। और वहीं पर बन करके वह भारत में फिर से बिकने के लिए आता था, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे जूट हो, कपास हो, जो भी चीजें हो, यह यहां से कच्चा जाता था
और वहां से मशीन से बन करके फिर से उसके सामान बना करके हमारे बाजारों में बिकने के लिए आता था। अब इनको ले जाने में जो लागत लगती थी उससे कई एक गुना लागत बढ़ा करके यहां पर ये व्यापार को सुदृढ़ कर रहे थे। और व्यापार को सुदृढ़ ही नहीं कर रहे थे बल्कि ब्रिटेन की जो कोषागार थे उसको भरने का काम कर रहे थे और भारत को निर्धन बनाने में अब लगे हुए थे। भारत को अब क्या बनाने में लगे हुए थे? निर्धन बनाने में लगे हुए थे। यानी कि परिणाम ये हुआ, आर्थिक परिणाम, कि धन का बहिर्गमन हुआ। धन का बहिर्गमन का मतलब क्या? धन, हमारे यहाँ का धन बहिर्गमन माने बाहर जाने लगे। कहां जाने लगे? तो ब्रिटेन जाने लगे। समझे कि नहीं? हमारे यहाँ का धान, हमारे यहाँ का कपास, हमारे यहाँ का जूट, हमारे यहाँ का गेहूं, हमारे यहाँ का अन्य सारे चीज अब कहां जा रहे थे? ब्रिटेन। और वहां उसी से तैयार वस्तु को यहां ला करके बेच रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा कीमत पर। तो इन लोग पैसा बना रहे थे। क्या बना रहे थे? पैसा। तो उन्होंने इस परिणाम को ला करके इसके अंदर में छुपा हुआ यह जो परिणाम था आर्थिक, इसको बढ़ाने की बात जो हो रही थी, है ना, वह क्या हो रहा था? धन कमाने की एक विधि भी हो रही थी। यह भी एक माने सोच था अंग्रेजों का। तो धन का क्या हुआ यहां पर? बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन। भारत को क्या बनाया जा रहा था? भारत को कमजोर किया जा रहा था, कमजोर धन के मामले में। और ब्रिटेन क्या हो रहा था? ब्रिटेन आर्थिक स्थिति से मजबूत, आर्थिक स्थिति से मजबूत। यहाँ के मजदूर को वहां ले जा रहा था कम। यहाँ पे खाने के लिए मजदूरों के पास भोजन नहीं था। भोजन के नाम पर बहुत सारे मजदूरों को ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के जो लेबर होंगे वो तो पैसा लेंगे ना। आप लोग नहीं है क्या क्लास में? ब्रिटेन के मजदूर जो है वहां ज्यादा पैसा लेंगे ना। और भारत के मजदूर यहाँ से जाते थे, वहां काम करते थे। भारतीय का सामान से वहां सामान बनता था और भारतीय के लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचा जाता था। हम लोग को जो चाय पीते हैं, चाय की लत किसने लगाई? अंग्रेजों ने। कॉफी की लत किसने लगाई? अंग्रेजों ने। ऐसा लत लगा दिया कि चले तो गए, बाकी हम लोग को अंग्रेज बना के छोड़ गए, है कि नहीं? हम लोग के यहाँ के लोगों को चाय थोड़ी पीता था। हम लोग के यहाँ के लोग तो है ना एकदम सीधे सीधे बाल्टी से दूध पी जाते थे। लेकिन ये चाय तरी से कप में पीने की प्रवृत्ति किसने ला दिया? अंग्रेजों ने। कॉफी के नाम हम लोग जानते थे। कॉफी किसका देन है? अंग्रेजों का देन है कि नहीं? अंग्रेजों ने हिंदी नहीं सीखी, अंग्रेजों ने हिंदी नहीं सीखी, लेकिन हम तमाम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए जान दिए हुए रहते हैं, है कि नहीं? हिंदुओं ने और मुसलमानों ने गीता, रामायण और कुरान नहीं पढ़ी, बल्कि अंग्रेजों का बाइबिल पढ़ करके अपने में लड़े हैं। यही काम हुआ है। समझ में आ रही है बात? आप लोग सुस्त हो गए हैं? आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिए। तो आपको समझ में आया? ये परिणाम हो रहे थे। अब देख लीजिए, क्या इस क्रांति के भारतीयों के बीच के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम हुए? तो हाँ, हुए। यह क्रांति हुई, बात सही है कि क्रांति फेल हो गई, लेकिन यही क्रांति का देन था, इसी क्रांति का देन था कि ठीक 90 बरस के बाद, कितना बरस के बाद? 90 बरस के बाद, अगर यह क्रांति नहीं होती तो आज तक अंग्रेज यही डटे रहते। लेकिन 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जितने भी क्रांतिकारी पैदा लिए, उन्होंने सोचा कि मेरी बाप दादाओं के साथ अंग्रेजों ने कितना कुकर्म किया है ना। यह बात से वे लोग, कैसे वीर कुंवर सिंह मारे गए, कैसे रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, कैसे जो है नाना साहेब और तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई, और कैसे बेगम हजरत महल को, है ना, इसके बाद जितने भी लोग थे, कदम सिंह को, जितने भी लोग थे, सबको किस तरह से कुचल दिया गया,
यह क्रांति आने वाले भगत सिंह, आने वाले चंद्रशेखर आजाद, आने वाले खुदीराम बोस, आने वाले सुखदेव, आने वाले लाला लाजपत राय, जितने भी लोग थे सब के अंदर में एक सवाल छोड़ करके गया। और यही कारण था कि इन लोगों ने इन बातों को जान करके फिर से एक बार अंग्रेजों से भिड़ने का काम किया। तो क्या यह सकारात्मक परिणाम नहीं है क्या? इतिहास बनता है एक बार फिर से दोहराने के लिए। क्या करने के लिए? फिर से दोहराने के लिए, समझे कि नहीं? और पंजाब ने जो साथ नहीं दिया था माने क्रांति में, इसकी वजह क्या थी? मुगलों के सामने पंजाबियों ने, पंजाब के गुरुओं ने काफी लड़ाइयां लड़ी थी और मुगल शासकों ने पंजाब के, ऐसे कहे लगे नाक करके बैठा हुआ है ना, इन गुरुओं के बेटों को मुगल शासकों ने क्या कर दिया था? दीवालों में चुनवा दिया था, जिसकी वजह से पंजाब की सेनाओं ने, है ना, मुगल नेतृत्व, अरे भाई मुगले ने नेतृत्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर क्या था? मुगल का ही आदमी था। उसके नेतृत्व को नहीं माना और पंजाब इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपके बीच रखेंगे कभी कभी, है कि नहीं? तो अब इसके क्या कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए? तो हाँ हुए। अगर यह क्रांति नहीं होती तो भारत देश में भगत सिंह जैसे लाल पैदा नहीं होते, समझे कि नहीं? अगर यह क्रांति नहीं होती तो चंद्रशेखर आजाद शायद पैदा नहीं होते। इस क्रांति की रूपरेखा इतनी भयंकर थी कि 90 साल के बाद अंग्रेज चैन से नहीं बैठे थे। 90 साल उनको अंततः भारत 1947 में छोड़ना पड़ा था, अंततः उनको छोड़ना पड़ ही गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, है कि नहीं? तो ये इसी क्रांति का देन है, याद रखिएगा, यह क्रांति का देन है। तो जरा सा हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, 1857 की क्रांति के सकारात्मक परिणाम। 1857 की क्रांति के सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक परिणाम देखिए ध्यान से। सकारात्मक नहीं, क्या लिख दिए हैं हम? सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक माने अच्छा परिणाम। कैसा परिणाम? अच्छा परिणाम, सकारात्मक परिणाम। समझे कि नहीं समझे? देखिए अब भारतीयों को लगने लगा था कि आकाश कहीं हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते तो आज पूरे देश से हम लोग को अंग्रेजों को खदेड़ देते। अब उनको लग रहा था, समझे कि नहीं? लोग कहानी सुनाते थे अपने बच्चों को कि ऐसे लड़ाई हुई थी, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ योद्धा थे, समझे कि नहीं? तो यह सब अच्छी सोच का विकास था। भारत की आंतरिक दशा को सुधारने का एक मौका मिला था, है ना? पहला इसका क्या उद्देश्य माने परिणाम हुआ? भारत को आंतरिक दशा सुधारने का मौका, दशा सुधारने का मौका मिला भारतीयों को, समझे कि नहीं? भारतीयों को मौका एक मिला था, इसका एक प्रयास हुआ था। अब अंग्रेज भी सोच रहे थे कि अगर इनकी दशा नहीं सुधरेगी, अगर इनका उपार्जन नहीं होगा, अगर इसी तरह से इनके खेतों पर हम ज्यादा हड़पने की कोशिश करेंगे तो फिर से इन लोग क्रांति की शुरुआत कर देंगे और अब इन लोगों की दशा सुधारने की जरूरत है। तो यह 1857 की क्रांति का सकारात्मक परिणाम क्या हुआ कि अब अंग्रेज भी सोच रहे थे कि भारतीयों की आंतरिक दशा कैसे सुधरे, समझे कि नहीं? ताकि ये हमसे लड़ाई न करे, है ना, हमसे जो है से ज्यादा उलझे नहीं। तो भारत को आंतरिक दशा सुधारने का मौका मिला, इसका यह सकारात्मक परिणाम है पहला। दूसरा क्या है? अब देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, नौकरियों में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि सभी जगह के सेना जो है, सभी जगह सभी क्षेत्रों से सेना जो है जब यहाँ पर आ करके ज्वाइन करने लगेंगे
तो निश्चित बात है कि हर जगह के लोगों को ही मौका मिलेगा सेना में भर्ती होने का। मिलेगा कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि भौतिक तरीके से उनको प्रयास किया गया, भौतिक गलती को सुधारने का प्रयास किया गया। भौतिक गलती को सुधारने का प्रयास, जो हम लोग बार बार किसी कारण से एक दूसरे के बीच में कटुता फैल गई थी, उसको भी सुधारने का प्रयास किया गया। अब देखिए, अब इसी का परिणाम यह था कि नया जो भारत में यह शासन आया तो भारतीयों की सहभागिता हो, इसका मौका मिला। अब एक भारत के भी कुछ लोगों को दीवान के पद पर, है कि नहीं, अन्य जगहों के रियासत के पद पर, यानी कि यह क्रांति ने अंग्रेजों को विवश कर दिया कि भारतीयों से भी सहयोग लेना चाहिए, भारतीयों से भी सहयोग लेना चाहिए। यानी कि भारत शासन में भारतीयों का सहयोग है ना, भारतीयों की सहभागिता के रास्ता खुले, भारतीयों के सहभागिता के रास्ता खुले, के रास्ते खुले। यह इसी परिणाम का देन है, इसी क्रांति का देन है। यही नहीं, अब हमारे भारतीयों को लगने लगा कि अगर हम एकजुटता का परिचय देते हुए अगर लड़ाई लड़ते तो शायद आज हम अंग्रेजों की गुलामी से ही खत्म हो जाते और भारत आजाद हो जाता और हमारा शासन होता। एक बहुत बड़ी यह सोच विकसित हुई, यानी कि भारत के प्रति पहली बार राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। भारत के लोग अपने राष्ट्र के लिए मरने मिटने की बात करने लगे, अपने देश प्रेम को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनको लगने लगा, अब भारतीयों को लगने लगा कि यह मिट्टी मेरी है, अब उनको लगने लगा कि यह भारत मेरा है। अब उनको यह एहसास हो गया कि अब ब्रिटेन यानी कि दूसरे जगह के लोग हम पर आकर के हमारे ही जगह पर शासन कर रहे हैं। यानी कि इसका परिणाम ये हुआ सकारात्मक कि हमारे शरीर में अपने भारत देश के लिए समर्पण पैदा हुआ, यानी कि राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। यानी पहली बार भारत के लोगों में कह सकते हैं, यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। और यही नहीं, अब लोगों को लगा कि अगर हम एकजुट हो गए होते तो ऐसे से ऐसे हो जाता, क्यों ना हम लोग एकजुट हुए हो, हम अपनी पूरी की पूरी बातों को अकेले अकेले न कह करके अपना एक नेता चुने जो अंग्रेज के अफसरों से बात करेगा, यानी कि एक संगठन का निर्माण हो, एक कमिटी का निर्माण हो, एक पार्टी का निर्माण हो। लोगों के दिलो दिमाग में यह बात आने लगी और इस तरह से पहली बार भारत में एक पार्टी की रचना की गई कि हम लोग एक पार्टी बनाएंगे, हम लोग सारे भारतीय उस पार्टी से जुड़ेंगे, वह पार्टी में एगो नेता चुनेंगे, वह नेता हमारी समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाएगा और सॉल्यूशन निकालेगा। तो इसका एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि भारत के लोगों की सोच बदली और उन्होंने एक पार्टी, नया पार्टी बनाया और वहीं से कांग्रेस की भी स्थापना हुई। कांग्रेस पार्टी जो आप देखते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना इसी क्रांति का देन है, कांग्रेस की स्थापना इसी पार्टी का देन है। अब भारतीय सोचने लगे कि यह पार्टी मेरी पार्टी है,
यह कांग्रेस का जो पार्टी है मेरी पार्टी है ना, हम पूरे लोग एक साथ रह करके है ना अपनी बात इस पार्टी में रखेंगे और हमारी समस्या सुना जाएगा और पार्टी निर्णय अगर कुछ भी लेगा, अंग्रेजों से लड़ना है तो लड़ेंगे, अंग्रेजों से मिलना है तो मिलेंगे। अब जो हमारा कहेगा, यानी कि एकजुटता की भावना बढ़ी है। किससे? इस क्रांति के ये सकारात्मक परिणाम हुए, इस क्रांति के क्या हुए? सकारात्मक परिणाम हुए। साथ ही यही नहीं मेरे भाई, अनेक पुस्तक, गीत, कहानियां, समझे ध्यान से, अनेक पुस्तक, अनेक गीत गाए जाने लगा 1857 की क्रांति पर। लोकगीत, याद रखिएगा, लोकगीत, झांकी, समझ में आ रही है बात ना? झांकी, ये सब लिखे गए। क्या किए गए? लिखे गए। यानी कि इन सभी कहानियों को एक कहानी के जैसा एक पुस्तक में गीत के रूप में है ना, लोकगीत के रूप में है ना, झांकी के रूप में अब प्रस्तुत होने लगे। लेखकों ने है ना पूरी क्रांति को लिखा है ना, गाने वालों ने इस पर गाने बनाए, कहानी कहने वालों ने यह कहानी इसको बनाया और लोगों के एक एक भारतीयों के बच्चों को बताया जाने लगा। समझे कि नहीं? हमने कैसे 1857 की क्रांति है ना की भावना को प्रबलित किया था, है ना, भारत से कैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए उस समय लोगों ने एकजुटता का परिचय नहीं दिया, जिसके कारण यह क्रांति असफल होगी। इन सभी बातों को बढ़ाया जाने लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग 1857 क्रांति पर लिखे गए, इससे प्रेरणा हम लोगों का बनने लगा, हम प्रेरित होने लगे। हम क्या होने लगे? प्रेरित होने लगे, ताकि आगे की क्रांति में जो गलती 1857 की क्रांति में हुई है वह गलती हम दोबारा फिर से न दोहराएं। समझे कि नहीं? यह हमारे लिए क्या बन गया? यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया। और आगे की क्रांति में है ना पूर्व की गलती न दोहराएं, पूर्व की गलती न दोहराएं, है ना, ऐसा सोच विकसित हुआ, ऐसा सोच विकसित हुआ। आ गया समझ में? ऐसा सोच विकसित हुआ। और आप कहते हैं ना कि भारत का संवैधानिक अधिकार, जो हम लोग इसके बाद फिर से एक बार लड़ाई लड़े अंग्रेजों से, और अब भी इस बार इतना जबरदस्त लड़ाई लड़े कि अंग्रेजों को भगा करके हम दम लिए, तो इस बात का भी प्रभाव इसी क्रांति का देन था, इस बात का भी प्रभाव इसी क्रांति का देन था। यानी कि भारत में संवैधानिक, याद रखिएगा, भारत में संवैधानिक विकास इसी क्रांति का परिणाम है, इसी क्रांति का सकारात्मक परिणाम है, सकारात्मक परिणाम है। क्लियर हो गए? और इसी क्रांति का देन है कि हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने जन्म लिया, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जन्म लिया, सुखदेव सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने जन्म लिया, है ना, कहानियों से, गीतों से प्रेरित होकर के एक बार फिर से क्रांति करने की शुरुआत किया। और 1857 की क्रांति का यह एक सकारात्मक प्रभाव था, यह एक सकारात्मक परिणाम था। तो आप लोगों ने समझा है ना कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक परिणाम क्या हुआ, दूरगामी परिणाम क्या हुआ, है ना, और साथ में आप लोगों ने पढ़ा कि 1857 की क्रांति का सकारात्मक परिणाम क्या हुआ। और आज 1857 की क्रांति की समाप्ति, अंतिम क्लास आप सभी को हम समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।